हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। आज की क्लास जो है वो एचपी सेट पेपर नंबर 1 के लिए रहेगी। तो जैसा कि आपको पता है यूजीसी नेट और एचपी सेट का सिलेबस जो है वो सेम ही रहता है। पेपर नंबर 1 में 10 यूनिट्स जो है वो पूछी जाती हैं और ये 10 यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से एचपी सेट या यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो, पेपर नंबर 1 जो है वो सभी के लिए कंपलसरी और सभी के लिए सेम ही रहता है। तो 10 यूनिट्स जो हैं उनसे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में मैं उसी को ध्यान में रखते हुए 30 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लेकर आई हूँ आपके लिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम हमें एचपी सेट की कोई क्लास लाकर दो, तो मैं एचपी सेट के पेपर नंबर 1 की क्लास आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये और पीवाईक्यूज आज की क्लास में रहेंगे 30 पीवाईक्यूज में मैंने 10 यूनिट्स को कवर करने की कोशिश की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो प्लीज़ क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बाकी क्लास को आप शेयर ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि आपके लिए क्या ये क्लास जो है वो हेल्पफुल रही। और क्लास को लाइक तो ज़रूर कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो एचपी सेट और यूजीसी नेट आप दोनों में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास जो है वो रहने वाली है। तो चलिए हम देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक इन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा है तो आज की क्लास में हम एक क्विक रिवीजन के रूप में हम पढ़े देखेंगे इन क्वेश्चंस को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है एचपी सेट का एग्जाम जो है वो 7 जून को है, यानी कि बहुत कम टाइम बचा है। तो चलिए इस क्लास में 30 पीवाईक्यूज हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो पीवाईक्यू है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके अंतर्गत निम्न में से कौन सा उच्च स्तर का अधिगम परिणाम है। तो जो कॉग्निटिव डोमेन है हमारा, उसमें सबसे ऊपरी लेवल कौन सा है, सबसे उच्च सबसे ऊपर वाला जो लेवल है वो कौन सा है। तो सबसे ऊपर आता है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। ठीक है, सबसे ऊपर आता है मूल्यांकन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम बहुत ज्यादा ब्रीफ में क्वेश्चंस के नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एक एक बार हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे। ठीक है, ताकि आपका कोई क्वेश्चन अगर छूट गया हो तो आप उसको एक बार जरूर देख लें। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक किशोर शिक्षार्थी यानी कि जो अडोलसेंस बच्चा है, ठीक है, लर्नर है, उसकी प्रमुख सामाजिक भावनात्मक विशेषता जो है कौन सी है। तो उसकी विशेषता है कि वो अपनी पहचान की खोज भी करेगा और सहकर्मी जो उसके साथी हैं उनकी समूह की स्वीकृति भी लेगा। ठीक है, तो ये उसकी जो किशोर लर्नर है यानी कि किशोर शिक्षार्थी है उसकी एक सामाजिक और भावनात्मक विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण की उस विधि को क्या कहा जाता है जिसमें शिक्षार्थी जो है वो स्वयं खोज करने और समस्याओं का समाधान करने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, शिक्षण की वह विधि कौन सी होती है, क्या कहलाएगी वो, जिसमें जो एक लर्नर है वो स्वयं की खोज करता है और समस्याओं का समाधान करने के का उसको अवसर दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो कहलाएगा जिसमें समस्याओं का समाधान जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो वो ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो कहलाएगा। ये आपने याद रखना है, हिंदी में इसको अन्वेषण विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि रचनात्मक मूल्यांकन जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करने का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या रहता है। फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन है उसको करने का जो मेन ऑब्जेक्ट रहता है वो ये रहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो है छात्रों की प्रगति की निगरानी करना और उसमें सुधार करना। ठीक है, यानी कि आपको पता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है हर मतलब जैसे मान लो कि अगर बच्चा किसी क्लास में रीड कर रहा है, पढ़ रहा है, जैसे थर्ड मान लो, फोर्थ मान लो, तो उसमें हर 2 चैप्टर के बाद या हर मंथ के बाद जो है वो एक असेसमेंट ली जाती है, एक इवैल्यूएशन ली जाती है। बच्चे का एक लर्निंग लेवल चेक किया जाता है, बच्चे का देखा जाता है कि वो उसमें क्या सुधार हो रहा है, उसमें क्या कमी रह रही है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो उसके लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो ली जाती है। तो उसमें जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसके दौरान छात्रों की प्रगति की निगरानी करना और उसमें सुधार करना। अगर मतलब कि बच्चे में की प्रगति अगर नहीं हो रही है या किसी वजह से बच्चे में कोई कमी रह रही है तो उसको सुधार करना इसकी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का ही उद्देश्य रहता है। ठीक है, उसी वजह से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बच्चे की ली जाती है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के शोध में कारण जो है, संबंध जो है उसको स्थापित करने पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, तो किस
प्रकार के शोध में, ठीक है, कौन सा ऐसा शोध रहता है, कौन सी ऐसी रिसर्च रहती है जिसमें कार्य कारण संबंध, ठीक है, कार्य कारण संबंध को स्थापित करने पर सबसे अधिक बल जो है वो दिया जाता है, तो वो रहता है ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगात्मक शोध, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसमें जो है वो एक तरह से कार्य कारण संबंध जो है वो स्थापित करने की सबसे ज्यादा कोशिश जो है या उसके ऊपर सबसे ज्यादा बल जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है उसमें चक्र का सही अनुक्रम क्या है। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान है यानी कि एक्शन रिसर्च जो रहती है उसका जो चक्र है उसका सही अनुक्रम क्या रहता है। उसका सही अनुक्रम रहता है कि सबसे पहले योजना बनाई जाती है, फिर उसका कार्य किया जाता है, फिर प्रेक्षण किया जाता है, उसके बाद चिंतन किया जाता है। यानी कि सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, उसके बाद एक्शन किया जाता है, उसके बाद ऑब्जर्व किया जाता है और उसके बाद रिफ्लेक्ट उस काम को किया जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, ये एक्शन रिसर्च का सही चक्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संभाव्यता प्रतिदर्श का एक प्रकार है, ठीक है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है उसका एक प्रकार कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोटा या कोटा प्रतिदर्श जो है वो जो एक क्योटा जो सैंपलिंग है वो इसकी गैर संभाव्यता प्रतिदर्श का एक प्रकार रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि शोध रिपोर्ट लिखते समय साहित्यिक चोरी जो से बचने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है, तो जो जो प्लेगियरिज्म है उससे बचने का सबसे उपयुक्त जो तरीका है वो क्या है, तो उससे बचने का जो सबसे उपयुक्त तरीका है वो क्या है, मूल स्रोतों का उचित संदर्भ और उदाहरण देना, ठीक है। मूल स्रोत जो है उसका उचित संदर्भ देना और उदाहरण देना, ठीक है। तो उसके लिए साहित्यिक चोरी से बचने के लिए ये सबसे उपयुक्त तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा शिक्षण में प्रभावी संप्रेषण जो है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है उसको संभावतः सामान्यतः किस श्रेणी में रखा जाता है। तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसको रखा जाता है अंतःक्रियात्मक संप्रेषण में, ठीक है, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन में, ठीक है। अंतःक्रियात्मक जो संप्रेषण है, इंटरेक्टिव जो कम्युनिकेशन है उस श्रेणी में प्रभावी संप्रेषण को रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि वो एक तरफा संप्रेषण नहीं होगा, अशाब्दिक संप्रेषण भी नहीं होगा, अनौपचारिक संप्रेषण भी नहीं होगा, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो दोनों तरफ से, यानी कि अगर श्रोता जो है वो भी बोलेगा, ठीक है, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होगा एक तरह से। यही आप मान लो कि दोनों तरफ से जब इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन होती है उसी को इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कक्षा में संप्रेषण के दौरान आने वाली भौतिक बाधा जो है, फिजिकल बैरियर जो है उसका उदाहरण कौन सा है। तो जो भौतिक बाधा आती है एक तरह से फिजिकल जो बैरियर आते हैं, ठीक है, कक्षा संप्रेषण के दौरान वो कौन से होते हैं, तो कक्षा के बाहर का अत्यधिक शोर, ठीक है। जब कक्षा के बाहर जो है एक क्लास चल रही है उसके बाहर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, ठीक है, किसी चीज की आवाजें आ रही हैं, तो एक तरह से वो क्या कौन सा बैरियर कहलाएगा, वो एक फिजिकल बैरियर कहलाएगा, ठीक है। फिजिकल बैरियर जो है वो कहलाएगा कक्षा के बाहर बहुत ज्यादा शोर होना, ठीक है। नेक्स्ट है अशाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसमें शारीरिक हाव भाव और शारीरिक भाषा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जब एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, मान लो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो हुई जैसे कि इशारों से बात करना, ठीक है, किसी चीज का जैसे अगर आपसे टीचर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो सिर्फ मुंडी हिला के जवाब देना, सिर हिला के जवाब देना, सॉरी, तो उसमें जो हाव भाव है और शारीरिक भाषा के अध्ययन जो है वो उस भाषा को अध्ययन को क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा किनेसिस, ठीक है, किनेसिस उसको कहा जाएगा। ये आपने याद रखना है, जब एक अशाब्दिक संप्रेषण होता है उसमें शारीरिक हाव भाव या शारीरिक भाषा का अध्ययन जो है वो कहलाता है किनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा मैथमेटिक्स वाली यूनिट से, ठीक है। तो ये है कि श्रृंखला को पूरा करना है, तो श्रृंखला आपके पास दे रखी है, इसी तरह के क्वेश्चन सेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें तीन, ठीक है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 9 है, आगे 17 है और आगे 33 है। तो सॉल्व करने की कोशिश अगर हम करें तो जैसे कि 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, आगे कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, आगे कितना डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। यानी कि 2 का टेबल जो मतलब कि टेबल है वो पढ़ा जा रहा है ऐसे ऐसे, जैसे 2 2 2 जा 4 4 2 4 4 जा,
ठीक है, सॉरी 4 टू ज़ा होगा, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा नहीं, ऐसे नहीं होगा, मतलब इसका आंसर जो है 65 होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसका आंसर 65 बनेगा। जैसे कि 2 है, 4 के बाद 8 है, 8 के बाद जो डिफरेंस है वो कितना बनता है हमारा, 16 का डिफरेंस बनता है और 16 के बाद आएगा 32 का, ठीक है, 16 टू जा 32 का डिफरेंस जो है वो आएगा, तो 65 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से करना होता है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपने देख लेने हैं इस तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एक तरह से ईजी भी रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कई बार हमें जो है वो एस्पिरेंट्स को जो है वो कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं एग्जाम में, या फिर टाइम कम रहता है, उसकी वजह से भी छूट जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो बहुत एक तरह से मुझे तो बहुत आसान से क्वेश्चन लगते हैं ये। यदि एक निश्चित कूट भाषा में पीपल को ये वर्ड जो दिया गया है वो लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्कूल को क्या लिखा जाएगा? तो स्कूल को पीपल को लिखा गया है QEOPME, ठीक है। तो अगर स्कूल का बनाया जाए इसी तरह से, तो स्कूल का बनेगा ऑप्शन नंबर बी, TDIPOM। इसको आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, ये इसका सही उत्तर आएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जो है अपने वेतन का 40% भोजन जो है और 20% घर के किराए पर और 10% जो है वो मनोरंजन पर खर्च करता है, तो यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये बचती है, तो उसका कुल मासिक वेतन कितना है? तो उसका कुल मासिक वेतन 5000 रुपये है, ठीक है। वो अपना 5,000 में से वो अपना 40% जो है वो भोजन पर खर्च कर रहा है, 20% जो है वो घर के किराए पर खर्च कर रहा है और 10% जो है अपनी सैलरी का वो लगा रहा है अपने मनोरंजन पर। उसके बाद एंड में उसके पास 1500 रुपये बच रहा है, तो उसकी सैलरी जो हुई वो 1 मंथ की हुई 5000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट है कि सभी मनुष्य जो है वो बुद्धिमान है, सुकरात एक मनुष्य है, अतः सुकरात बुद्धिमान है। तो ये तर्क किस श्रेणी के अंतर्गत जो है वो आता है, ठीक है। तो सभी मनुष्य बुद्धिमान है, सुकरात भी एक मनुष्य बुद्धिमान मनुष्य है, तो अतः सुकरात बुद्धिमान है, ठीक है। तो ये जो तर्क है ये किस प्रकार की श्रेणी में आएगा? ये आएगा निगमनात्मक तर्क में, डिडक्टिव रीजनिंग में, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग में आएगा, क्योंकि सभी मनुष्यों को बुद्धिमान कहा गया है, तो सुकरात एक मनुष्य है, तो वो भी अगर मनुष्य है तो मनुष्य भी बुद्धिमान की श्रेणी में ही आएगा, तो ये निगमनात्मक तर्क है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण दिया गया है, एक रूल्स बताए गए हैं, ठीक है, तो उसके बाद एग्जाम्पल दिया गया है, उसके बाद रूल्स बताए गए हैं, ठीक है, तो ये डिडक्टिव रीजनिंग के अंडर आएगा। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन के अनुसार वैद्य ज्ञान प्राप्त करने के कितने जो प्रमाण हैं वो स्वीकार किए गए हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो कितने हैं? तो जो न्याय दर्शन है उसमें जो सोर्स ऑफ नॉलेज बताए गए हैं वो बताए गए हैं 4, ठीक है। सोर्स ऑफ नॉलेज न्याय दर्शन में 4 बताए गए हैं। आगे है, भारतीय तर्कशास्त्र में हेतुवाद जो है उस शब्द का क्या अर्थ है? तो न्याय तर्कशास्त्र में हेतुवाद जो है उसका अर्थ है तर्क का दोष या आभासी हेतु, ठीक है, तर्क का दोष या फिर आभासी हेतु, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि यह प्रतिगिप्ति प्रोपोजिशन जो है सभी न्यायविद सत्यवादी हैं और को सत्यवादी माना जाता है, तो निम्न में लिखित में से कौन सी जो प्रतिगिप्ति है वो निश्चित रूप से असत्य होगी? प्रतिगिप्ति हमारे पास प्रेपोजिशन जो दी गई है वो ये है कि सभी न्यायविद सत्यवादी हैं, सभी न्यायविद जो हैं वो सत्यवादी हैं, तो फिर सत्य को सत्य माना जाता है, ठीक है, इसको सत्य माना गया है, तो फिर असत्य क्या हुआ? असत्य ये हुआ डी ऑप्शन, बी और सी दोनों ही, कुछ न्यायविद सत्यवादी नहीं है और कोई भी न्यायविद जो है वो सत्यवादी नहीं है, ये दोनों को असत्य माना जाएगा, ठीक है, तो ये आपने देख लेना है, दोनों को फॉल्स जो है वो कहा जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारा कंप्यूटर वाली यूनिट से क्वेश्चन कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के संदर्भ में रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम की फुल फॉर्म बतानी है, तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोला जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी तरह से अगर रोम की पूछी जाती है तो रीड ओनली मेमोरी होगा, ठीक है, तो ये भी आपने याद रखने हैं, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो लैन है, वैन है, मैन है, डब्ल्यू है, ठीक है, इस तरह की फुल फॉर्म्स आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन है कंप्यूटर यूनिट से ही है, इंटरनेट के संदर्भ में आईपीवी
4 जो है एड्रेस का आकार कितना होता है? तो इस एड्रेस का आकार कितना होता है? इस एड्रेस का आकार है 32 बिट्स, ठीक है? 32 बिट्स का ये आकार एड्रेस जो है उसका आकार जो है वो रहता है, ठीक है? कितने बिट्स रहता है? 32 बिट्स रहता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेब पेजों को बनाने और उन्हें पारूपित करने के लिए निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो जो वेब पेज बनाए जाते हैं और उनको पारूपित किया जाता है, उसके लिए कौन-सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? उसके लिए एचटीएमएल का प्रयोग किया जाता है। तो एचटीएमएल की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। एचटीएमएल की फुल फॉर्म होगी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? क्या होगी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? तो ये सभी की आपने फुल फॉर्म्स जो है वो देख लेनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी पूछे जा सकते हैं आपसे। इसमें यूआरएल की फुल फॉर्म रहेगी जो यूआरएल है इसकी फुल फॉर्म होगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है? यूआरएल की होगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है? ये जो है ये किसी वेब पेज या संसाधन का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद एफटीपी की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एचटीएमएल है, इसकी तो मैंने आपको बता ही दी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और उसके बाद एफटीटीपी है, एफटीटीपी की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है? ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपने याद रखना है, तो इस तरह की फुल फॉर्म्स एग्ज़ाम्स में आपसे पूछी जा सकती हैं, तो ये आपने याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है कि कौन-सा सर्च इंजन नहीं है, ठीक है? तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपने ये बताना है कि कौन-सा इनमें से सर्च इंजन नहीं है, ठीक है? तो गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, विंग भी एक सर्च इंजन है, लेकिन क्रोम जो है वो एक सर्च इंजन नहीं है, ये वेब ब्राउज़र है, ठीक है? कि ये क्या है? ये एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो उसकी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित था? वो संबंधित था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से। उत्सर्जन में कमी, ठीक है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी जो आ गई थी उससे क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो मुख्य रूप से संबंधित है, ठीक है? तो ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो किस वर्ष उस पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसके ऊपर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो 1987 में हस्ताक्षर जो थे वो किए गए थे, ठीक है? तो ये भी आपने याद रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है? तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 1987 में, 16 सितंबर 1987 में इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे। उसी वजह से 16 सितंबर जो है 16 सितंबर जो है उसको ओज़ोन डे भी मनाया जाता है, ठीक है? तो ये भी आपने याद रखना है और ये जो समझौता था इसके ऊपर 46 देशों ने लगभग सिग्नेचर जो थे वो किए थे और ये जो समझौता था ये किस चीज़ के लिए था? ये ओज़ोन परत की संरक्षण के लिए था, ठीक है? ओज़ोन परत के संरक्षण के लिए था और पर्यावरण संरक्षण के लिए था, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में ये इसके ऊपर 46 देशों ने लगभग हस्ताक्षर जो थे वो किए थे। नेक्स्ट है कि पीने के पानी के किस प्रदूषक की अत्यधिक मात्रा के कारण शिशुओं में जो बच्चे होते हैं उनमें ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है नामक बीमारी हो जाती है। तो ऐसा कौन-सा प्रदूषक रहता है पानी के अंदर जिसकी वजह से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक की एक बीमारी हो जाती है। तो पानी के अंदर नाइट्रेट की अधिकता के कारण, ठीक है? या तो पानी में या दूध में अगर जब एक मतलब एक धूल-मिट्टी का कण जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, अत्यधिक धुंधला पानी बच्चों को दे दिया जाता है, बिल्कुल साफ नहीं होता है, तो उसकी वजह से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक की एक बीमारी जो है वो बच्चों को हो जाती है। इसकी वजह से बच्चों के हाथ-पैर नीले होना, ठीक है, होंठ गुलाबी होना, पर्पल कलर के होना, इस तरह के जो
जो सिम्पटम हैं वो दिखाई देते हैं, तो इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो कहा जाता है। तो कौन-सा प्रदूषक होता है वो नाइट्रेट होता है, ठीक है? नाइट्रेट की अधिकता के कारण जो है वो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है? इंटरनेशनल सोलर एलायंस जो है यानी कि आईएसए का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये इंटरनेशनल सोलर एलायंस जो है उसका मुख्यालय जो है भारत में कहाँ पर है? तो भारत में गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में है, ठीक है? गुरुग्राम हरियाणा में ये इसका मुख्यालय जो है वो स्थित है, ठीक है? तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है? ओपन यूनिवर्सिटी, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी जो है 1982 में कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी जो थी भारत में सबसे पहले कहाँ पर स्थापित की गई थी? हैदराबाद में ये स्थापित की गई थी, ठीक है? जो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी थी उसका नाम था डॉक्टर वी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है? VRAOU, ठीक है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय इसका फर्स्ट नाम था। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी और हैदराबाद में इसकी स्थापना जो थी वो की गई थी, ठीक है? तो फर्स्ट जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसका नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान में 10+2 स्कूली शिक्षा प्रणाली को किस नए पैटर्न में बदल दिया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। तो आपने शिक्षा नीति एनईपी 2020 टॉपिक जो है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है? तो 10+2 की जो शिक्षा नीति थी, स्कूली शिक्षा प्रणाली थी, उसको चेंज करके अब कौन-सी नीति जो है वो लाई गई है? 5+3+3+4, ठीक है? 5+3+3+4 ये जो शिक्षा नीति है वो लाई गई है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको यूजीसी कहा जाता है उसकी औपचारिक स्थापना जो है किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी? तो जो औपचारिक स्थापना है उसकी वो किसके आधार पर की गई थी? वो की गई थी ऑप्शन नंबर बी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा। राधाकृष्णन आयोग भी इसको कहा जाता है। ये 1948 से 49 के अंडर आया था, ठीक है? उसके बाद ही उसकी सिफारिशों के बाद ही यूजीसी की स्थापना जो थी वो औपचारिक स्थापना जो थी वो की गई थी, सॉरी, ठीक है? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो सिफारिशें थी उसकी वजह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो थी वो की गई थी, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। इसको राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। तो इसको 1948-49 में आया था ये, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी करने वाली संस्था एनआईआरएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो एनआईआरएफ सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ये बन जाता है कि एनआईआरएफ जो है वो किस चीज मतलब क्या है वो, ठीक है? तो वो आपने याद रखना है कि भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की ये रैंकिंग जारी करता है, ठीक है? जो भी उच्च शिक्षण संस्थान होंगे उनकी रैंकिंग जारी करने के लिए एनआईआरएफ जो है वो कार्य करता है। तो एनआईआरएफ की फुल फॉर्म होगी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क होगी फुल फॉर्म, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे। आप क्लास के ऊपर कमेंट भी करेंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। आपको इसी तरह की और भी क्लासेस अभी एग्ज़ाम से पहले-पहले चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो और क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए साथ में लगे। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।